नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। नमस्कार। और देखिए, हमारा इरादा उनकी कामयाबियों की वो लंबी लिस्ट दोहराना नहीं है। वो तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। आज हम उस इंसान को जानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर उस मिसाइल मैन और राष्ट्रपति की छवि के पीछे कहीं छिप जाता है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को अपनी उड़ान का ईंधन बनाया। और यही बात इन स्रोतों को खास बनाती है ना। एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे उनकी सफलताओं से कहीं ज्यादा उनके झटकों ने, उनकी मुश्किलों ने गढ़ा है। सही कहा। हम उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ों पर बात करेंगे जहां मतलब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन असल में वहीं से एक नई शुरुआत हुई। तो ये कहानी टैलेंट से ज्यादा हिम्मत की है, जीत से ज्यादा लड़ने की है। तो फिर कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। रामेश्वरम का वो लड़का जिसकी जेबें खाली थीं, लेकिन आंखें वो सपनों से भरी थीं। स्रोतों में उनके बचपन के संघर्ष की एक बहुत साफ तस्वीर मिलती है। हाँ, स्कूल के बाद अखबार बेचना, और ये सिर्फ पॉकेट मनी के लिए नहीं था। नहीं, ये घर की एक जरूरत थी। उनके पिता एक नाव के मालिक थे और आमदनी बहुत मामूली थी। बिल्कुल, और उसी माहौल ने उनकी शख्सियत की नींव रखी। एक जगह जिक्र आता है कि उनकी माँ के हाथ का खाना इतना मशहूर था, हाँ, मैंने भी पढ़ा है, कि घर पर रोज लोगों का आना जाना लगा रहता था और वो कभी किसी को मना नहीं करती थीं। भले ही उन्हें अपने हिस्से की रोटी किसी और को देनी पड़े। हाँ, आज के दौर में ये सोचना भी मुश्किल लगता है। तो वो जो सादगी हम उनके राष्ट्रपति बनने के बाद देखते हैं, वो कोई अपनाई हुई चीज नहीं थी। वो उनकी परवरिश का हिस्सा थी, उनकी पहचान थी, वो वैसे ही थे। और शायद इसी सादगी ने उन्हें बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। हाँ, हिम्मत दी। उनका सबसे बड़ा और सबसे पहला सपना था एक फाइटर पायलट बनना, हवा में उड़ना। हाँ, और यहीं जिंदगी ने उन्हें पहली बड़ी ठोकर मारी। भारतीय वायुसेना की पायलट परीक्षा, देहरादून में इंटरव्यू था। स्रोत बताते हैं कि कुल 8 सीटें थीं, सिर्फ 8। और डॉक्टर कलाम 9वें नंबर पर आए। सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। सोचिए उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो इंटरव्यू सेंटर से बाहर निकले, पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गए और बस घंटों बैठे रहे, खामोश। आंखों में आंसू थे। सपना टूट चुका था। उन्हें लगा जैसे आगे सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता ही नहीं बचा। उस एक पल में भारत का भविष्य का पायलट खो गया था। ये तो दिल तोड़ने वाला है, सिर्फ एक रैंक से। आज हम जानते हैं कि ये अच्छा हुआ, लेकिन उस लड़के के लिए तो वो दुनिया का अंत था। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये विफलता, ये एक अंत नहीं थी, एक नई शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल, इसने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया। अगर वो उस दिन पायलट बन जाते तो शायद भारत को वो वैज्ञानिक कभी नहीं मिलता। कभी नहीं, जिसने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपने कंधों पर उठाया। तो उस एक दरवाजे के बंद होने से ही इसरो का दरवाजा उनके लिए खुला। वो निराशा एक वरदान साबित हुई। और इसरो में भी कामयाबी कोई थाली में परोस कर तो मिली नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो उनकी विफलता और भी बड़ी थी, क्योंकि वो अब अकेले की नहीं थी। वो पूरे देश के सामने हुई। साल था 1979। SLV-3 का लॉन्च, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। माहौल ऐसा था जैसे आज कोई बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल हो। हाँ, और हमें उस पल का दबाव समझना होगा। पूरा देश टीवी पर देख रहा था, दुनिया की नजरें भारत पर थी। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था। नहीं, ये भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा का, उसके आत्मविश्वास का प्रतीक था। कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था। काउंटडाउन हुआ, रॉकेट ने उड़ान भरी, कुछ पल सब ठीक रहा। उम्मीदें आसमान छूने लगी। और फिर कुछ ही मिनटों में वो प्रतीक बंगाल की खाड़ी में डूब गया। कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया। ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। इन दस्तावेजों में उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र है। सुर्खियां कुछ ऐसी थीं: इसरो का सपना डूबा, कलाम का रॉकेट समुद्र में गिरा। सोचिए उस टीम पर क्या बीती होगी, और उस टीम के लीडर डॉक्टर कलाम पर क्या बीती होगी। वो उस विफलता के केंद्र में खड़े थे, खामोश, पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन जो इसके बाद हुआ, वो नेतृत्व का एक ऐसा सबक है जो आज भी दुनिया भर के मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मिशन डायरेक्टर डॉक्टर कलाम सामने आएंगे और इस नाकामी की वजह बताएंगे। लेकिन इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन खुद माइक पर आए। और उन्होंने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, दोस्तों, हम पहली बार कोशिश कर रहे थे और हम नाकाम हुए। उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। हाँ, और फिर कहा, मैं इस नाकामी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें और समर्थन की जरूरत है।
मुझे यकीन है कि अगली बार हम जरूर कामयाब होंगे। कमाल है, उन्होंने कलाम या उनकी टीम पर एक शब्द भी नहीं आने दिया। उन्होंने पूरी टीम को बचा लिया। सिर्फ बचाया नहीं, उन्हें दोबारा लड़ने की हिम्मत दी। बिल्कुल। और फिर ठीक 1 साल बाद 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिंगी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। और भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया, हाँ, जिनके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। और इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम को आगे किया और कहा, आज आप बात कीजिए। बिल्कुल। उन्होंने असफलता खुद ले ली और सफलता का सेहरा अपनी टीम के सिर बांध दिया। इसी एक घटना ने कलाम के लीडरशिप स्टाइल को हमेशा के लिए गढ़ दिया। ये नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण है जहां उन्होंने एक पेशेवर झटके को संभाला। लेकिन क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि वो व्यक्तिगत झटकों को कैसे संभालते थे? क्योंकि उनका निजी जीवन भी चुनौतियों से खाली नहीं था। एक ऐसा दर्द था जिसके बारे में उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। हाँ, और ये उनकी कहानी का एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय पहलू है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर कलाम जीवन भर अविवाहित रहे। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक खामोश, अनकहे दिल टूटने की कहानी है। स्रोतों में इशारा मिलता है कि उनकी जिंदगी में एक रिश्ता था, एक गहरा लगाव था। अच्छा। लेकिन उस समय की निजी और आर्थिक मजबूरियों की वजह से वो रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। तो ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, इसके पीछे कोई सच्चाई है। इन दस्तावेजों के अनुसार ये एक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे उन्होंने अपनी चुप्पी में हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो ये एक ऐसा जख्म था जिसे वो सारी जिंदगी अपने साथ लेकर चलें। ये बात उनकी सार्वजनिक छवि में एक अलग ही परत जोड़ती है। वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक इंसान भी थे। हाँ, वो एक इंसान भी थे जिसने व्यक्तिगत त्रासदी झेली थी, जिसने प्यार किया और उसे खोया था। और ये सोचने वाली बात है कि क्या इसी अकेलेपन ने, इसी निजी दर्द ने उन्हें अपने काम के प्रति और भी ज्यादा समर्पित बना दिया? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा प्यार 2 ही चीजों को दे दिया, विज्ञान और भारत। बिल्कुल। क्या देश ही उनका परिवार बन गया? ये एक बहुत गहरी बात है। ऐसा लगता तो है। उनका समर्पण सिर्फ एक नौकरी पेशा इंसान का समर्पण नहीं था, वो एक जुनून था, एक दीवानगी थी। शायद उस व्यक्तिगत खालीपन को उन्होंने एक बड़े उद्देश्य से भर दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये समर्पण तब भी कायम रहा जब वो देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे, राष्ट्रपति भवन में एक साधारण इंसान। ये तो एक ऑक्सीमोरॉन जैसा लगता है ना? बिल्कुल। राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल उनकी सादगी का सबसे बड़ा सबूत है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के वैभव को पूरी तरह से नकार दिया था। उनके निजी कमरे में कोई फैंसी कालीन नहीं, कोई महंगे सोफे नहीं, कोई शान शौकत नहीं। तो फिर था क्या उस कमरे में? किताबें, हजारों किताबें। हजारों? हाँ, कागजात, एक लिखने की मेज, सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई और कोने में रखी एक वीणा जिसे वो बजाया करते थे, बस। ये किसी राष्ट्रपति का कमरा नहीं, किसी साधु या प्रोफेसर की कुटिया लगती है। मतलब मेरे कमरे में इनसे ज्यादा सामान है और मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, ये तो अविश्वसनीय है। हम में से ज्यादातर लोगों के कमरे में होगा। और ये कोई दिखावा नहीं था, ये उन उसूलों का आईना था जिनके साथ वो बड़े हुए थे। सही। उनकी वो सादगी उनका कवच थी जो उन्हें सत्ता के अहंकार से बचाती थी। वो उन्हें हमेशा याद दिलाती थी कि वो कहां से आए हैं। और सबसे ताकतवर तस्वीर तो तब बनती है जब वो अपना कार्यकाल पूरा करके राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे थे। हाँ। वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर बाहर निकले। एक में उनकी किताबें थीं और दूसरे में उनके कपड़े। उनके पास अपना कोई घर नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। 5 साल देश का राष्ट्रपति रहने के बाद भी वो उतने ही गरीब थे जितने वो आए थे। उनका एक मशहूर कथन है जो उनकी पूरी सोच को सामने रख देता है। कौन सा? उन्होंने कहा था, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है जो लोग चाहते हैं। वाह। जरूरत और चाहत के बीच का ये फर्क वो बहुत साफ समझते थे और यही उनके जीवन का सार था। उनका जीवन जिस तरह से खत्म हुआ वो भी उनके उद्देश्य के साथ एक सीधी लकीर में था। हाँ। 27 जुलाई 2015, जगह थी शिलोंग का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वो एक रहने लायक ग्रह का निर्माण विषय पर लेक्चर दे रहे थे। हमेशा की तरह ऊर्जा से भरे हुए। बिल्कुल। उन्होंने कुछ पंक्तियां कहीं, फिर वो अचानक रुके, मुस्कुराए। हाँ, और गिर पड़े। कार्डियक अरेस्ट। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही करते हुए ली जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, सिखाना। बिल्कुल। वो हमेशा कहते थे कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखना
और कुदरत ने भी उनकी ये बात सुन ली। वो एक राष्ट्रपति की तरह नहीं मरे, वो एक शिक्षक की तरह मरे, अपने छात्रों के बीच। और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उनका जीवन और उनकी मृत्यु दोनों उनके उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। उन्होंने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया और एक उद्देश्यपूर्ण मृत्यु को गले लगाया। उन्होंने साबित किया कि जिंदगी कितनी लंबी है ये जरूरी नहीं है, जिंदगी कितनी गहरी है ये जरूरी है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो क्या सबक मिलता है? डॉक्टर कलाम की असली कहानी उनकी असाधारण प्रतिभा या उनकी कामयाबियों की नहीं है, ये उनकी हिम्मत की कहानी है। सही। ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान अपनी हर असफलता को, हर दर्द को, हर ठोकर को आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बना सकता है। बिल्कुल। और ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। स्रोत कहते हैं कि कलाम ने ताकत का नहीं बल्कि उद्देश्य का पीछा किया। तो एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ताकत, पद और कामयाबी को ही सब कुछ मानती है, कोई उद्देश्य से भरी जिंदगी कैसे जी सकता है? और किसी की जिंदगी को इस बात से आंकने का क्या मतलब है कि उसने क्या हासिल किया, बजाय इसके कि उसने क्या दिया? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर डॉक्टर कलाम की ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि महान लोग पैसा नहीं छोड़ते, वो एक सोच छोड़ जाते हैं।